नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आपका स्वागत है अपने संजीवनी टीवी पर। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक हलचलें किसी शेयर बाजार के ट्रेडिंग फ्लोर से नहीं बल्कि रेगिस्तान के बीच किसी मिसाइल लॉन्च साइट से शुरू होती हैं। पिछले 48 घंटों पे मिडिल ईस्ट के आसमान में जो हुआ है उसकी गूंज अब दुनिया के हर स्टॉक एक्सचेंज में सुनाई दे रही है। ईरान से मिसाइलें दागी गईं, इजराइल ने जवाबी हमले किए, तेहरान के तेल भंडारण पर हमले हुए, दुबई के आसमान में ड्रोन गिराए गए और उसी समय दुनिया के बाजारों में एशिया में 6 से 7% की गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल $100 के पार हो चुका है और गिफ्ट निफ्टी आज लगभग 700 अंक नीचे खुला है। तो सवाल है, क्या आज यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार के लिए यह एक कठिन शुरुआत होने वाली है? आज हम समझेंगे सप्ताहांत में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिन्होंने बाजार का पूरा माहौल बदल दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जरूरी सूचना, यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के लिए है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए है। ये किसी भी तरह का आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। तो किसी भी तरह की ट्रेड करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये युद्ध इतना बड़ा अचानक कैसे हो गया। तो पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह यह तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए, ईरान ने पर्शियन गल्फ क्षेत्र में जवाबी हमले किए, कई ड्रोन और मिसाइल हमले दर्ज किए गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या हो गई है और उसके बाद ईरान की सत्ता उनके बेटे मुस्तफा खामेनी के हाथों में जाने की खबर भी आ गई है। और इसी खबर के साथ साथ ट्रंप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो उनके सेकंड सुप्रीम लीडर यानी कि नाउ प्रेजेंट करंट लीडर की बात हो रही है, तो वो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। तो यानी कि ट्रंप ने यहाँ पे भी अपना दावा ठोक दिया है, अपनी इच्छा मंशा जता दी है। तो इस घटना ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल दिया है। ईरान के प्रमुख हमले कहाँ हुए ये भी हम समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने पर्शियन गल्फ क्षेत्र में कई रणनीतिक हमले किए और इनमें जो प्रमुख स्थान है वो इजराइल के सैन्य ठिकाने, इजराइल समर्थित नेटवर्क और मिसाइल हमलों ने इजराइल के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। यह हमला सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दुबई और यूएई की बात करें तो यूएई ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से लगभग 15 मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन मार गिराए। अगर ये हमले सफल होते तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक संकट खड़ा हो सकता था। पर्शियन गल्फ की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो पर्शियन गल्फ की ऊर्जा अवसंरचना ईरान के हमलों का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। ऊर्जा और तेल से जुड़ी हुई सुविधाएं, तेल टर्मिनल, भंडारण केंद्र और शिपिंग मार्ग, इन सभी को संभावित निशाना बनाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य गतिविधि सबसे बड़ी चिंता का कारण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध फैलता है तो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में प्रभावित हो सकती है और यही कारण है कि बाजार घबरा गया है। क्रूड ऑयल का विस्फोट युद्ध की खबर के बाद तेल बाजार में एक तरह से भूकंप आ गया है। ब्रेंट क्रूड लगभग $109 पर बैरल, WTI क्रूड लगभग $109 एक ही सप्ताह में, यानी कि सब $100 पार हो गए। कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि हफ्ते लगेंगे, 10 दिन लगेंगे $100 पार करते हुए, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से क्रूड बढ़ रहा है, अगर इसी से बढ़ता रहा तो वो दिन भी मुझे दूर नहीं दिखाई देता। अगर आपको याद हो भी, हमने सुभाष जी के साथ डिस्कस किया था, उनसे पूछा था क्या क्रूड जल्दी से $150 पहुंच जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है अगर इस स्थिति से भागता है तो $150, $160 पार करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। और क्या पता ये कहीं $200 चला गया तो ही भगवान ही जाने क्या होगा। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होने वाली हैं। ये मार्केट किस तरह से युद्ध चलता है और मार्केट उसको किस तरह से कंसीव करता है, ये हमें देखना होगा। ब्रेंट लगभग 27% बढ़ा और जबकि WTI लगभग 35% बढ़ा। इतनी तेजी बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों, और भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका हो सकता है। एशियाई बाजारों में हड़कंप
की अगर हम बात कर लें तो सोमवार सुबह एशियाई बाजारों में यानी कि आज भारी गिरावट देखने को मिली है। जापान का निक्की लगभग 6% गिर गया, साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 6.6% गिर गया। यह गिरावट बताती है कि ग्लोबल निवेशक जोखिम से दूर भाग रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। इस समय 7:45 बज रहे हैं और 808 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजार के सबसे महत्वपूर्ण संकेत हैं जो गिफ्ट निफ्टी के हैं। गिफ्ट निफ्टी 23,808 पॉइंट पर अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज के लगभग 800 अंक नीचे। यह संकेत देता है कि सोमवार को यानी कि आज भारतीय बाजार में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। यूएस वॉल स्ट्रीट भी दबाव में। पिछले सप्ताह अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुए थे। डो जोन्स गिरा था, S&P 500 गिरा था, नेस्डैक भी गिरा। टेक कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे। निविदा, AMD, Amazon, टेस्ला, ये संकेत है कि ग्लोबल टेक सेक्टर भी पूरी तरह से चिंता में है। यूएस जॉब्स डेटा ने चिंता बढ़ाई है। एक और बड़ा झटका इसका आया है अमेरिका के रोजगार आंकड़ों के कारण। फरवरी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने 92,000 नौकरियां खो दी। जी हां, 92,000 नौकरियां खो दी और बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4% हो गई। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक आर्थिक गति धीमी पड़ सकती है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अब सवाल है इन सब घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल लगातार महंगा रहता है तो भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हमारा आयात बिल का बढ़ जाना, महंगाई बढ़ना, रुपये पर दबाव बढ़ना और चालू खाते का घाटा बढ़ना। और यही कारण है कि भारतीय बाजार इस संकट को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। कौन से सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं ऐसे समय में? क्योंकि ये युद्ध के समय में जिस तरह से मार्केट गिर रहा है तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का ज़्यादा नुकसान होने की हम खबर समझ सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिस पे निगेटिव असर पड़ने वाला है वो एविएशन, पेंट और केमिकल और लॉजिस्टिक्स। जबकि कुछ सेक्टर हम प्रॉफिट में भी देख सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? डिफेंस, ऑयल एक्सप्लोरेशन और एनर्जी कंपनीज पॉजिटिव हो सकती हैं। दोस्तों, इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कई बार स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी गिरावटें किसी आर्थिक रिपोर्ट से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से शुरू होती हैं। आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी गूंज मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक पहुंच रही है। लेकिन याद रखिए, बाजार में हर संकट एक नए अवसर को भी जन्म देता है। तो कुल मिलाकर ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में छोटे छोटे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, एक साथ ना करें, क्योंकि जब कोरोना आया था तब हमने देखा था मार्केट किस तरह से गिरी थी। लेकिन कोरोना में भी जो लोग पैनिक कर गए उन्होंने अपने स्टॉक्स बेच दिए कि अरे पता नहीं जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्केट फिर रिवाइव करता है, मार्केट गिरता है, रिवाइव करता है। बिल्कुल ये उसी तरह से है कि जैसे हर धावक जब सफल होता है तो सफल होने से पहले कितनी बार वो गिरता है, कितनी बार टूटता है, कितनी बार वो बैठता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखता है तो वो सफल होकर ही दम लेता है। तो इसी तरह से मार्केट है, मार्केट ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी में पास आपने कैश रिजर्व करके रखा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी फंड, मैं इसको अपॉर्चुनिटी फंड बोलता हूँ कि जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए तो उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, बाई कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10% लास्ट वीक बाई किया था तो 10-15% इस वीक बाई करूँगा, 10-15% के लिए मैं और आगे देखूंगा, यानी कि टोटल अपने अपॉर्चुनिटी फंड में से मुझे कितना कितना, क्योंकि ये एकदम से मुझे बड़ा रिटर्न अगर 4 महीने 6 महीने, मैं तो कहता हूँ अगर युद्ध अगर 3 महीने भी चला तो भी अगर जब मार्केट रिकवर करेगा तो एक बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कॉशियस रहें, पैनिक ना रहें, मार्केट को वॉच करें और किसी भी तरह के ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि मार्केट में फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है। तेज़ी तभी आएगी जब युद्ध को रोकने के संकेत आएंगे, और जैसे ही युद्ध को रोकने के संकेत आएंगे आप देखेंगे निफ्टी में 1000-1200 पॉइंट की एकदम से आपको उछाल दिखाई देगी। हालांकि ट्रंप ने एक और बयान दिया है कि भाई क्रूड में अगर जो सर्ज आया है वो एक कीमत बहुत छोटी है इस युद्ध के आगे, यानी कि वो युद्ध को पता नहीं अभी कहाँ ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज से कोशिश है कि मैं ये सुबह भी एक आपके साथ शेयर मार्केट का इंसाइट साझा करूँ, और कितने दिनों तक कर पाता हूँ ये मुझे देखना होगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों का प्रेम मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, तो मैं इसे लगातार करता रहूँगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और हमसे क्या जानना चाहते हैं आप, हमसे क्या सुनना चाहते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।